हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। एचपीएससी पीजीटी की रिवीजन सीरीज का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। आज हम रिवाइज करेंगे रोमांटिक एज के सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑथर जो हैं एसटी कॉलरिज। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड भी हैं और उनके साथ मिलके इन्होंने लिखा है लिरिकल बैलेड्स। साथ ही हम अगर एक बात करते हैं, क्वेश्चन बनता है कि लेक पोइट्स कौन है। सो लेक पोइट्स में भी एसटी कॉलरिज को काउंट किया जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी, ये तीनों जो हैं लेक पोइट्स माने जाते हैं, क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट नाम की एक जगह पे रहते थे एंड नेचर के बारे में लिखते थे, इसीलिए इन सबको लेक पोइट्स कहा जाता है। अब कॉलरिज की बात करें, एसटी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो आपको एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑथर है। फॉर एग्जांपल राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर आपको पढ़ना है, क्राइस्टबल, कुबला खान एंड फ्रोस्ट एट मिडनाइट। इसके अलावा भी और बहुत सारी पोएम्स हैं जो एसटी कॉलरिज की फेमस हैं, तो वो आप करके जाइएगा। आज के लेक्चर में हम एसटी कॉलरिज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ओनली दैट फिल्म विच फ्लटर्ड ऑन द ग्रेट स्टिल फ्लटर्स देयर, द सोल अनक्वाइट थिंग। ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं? क्या ये टिंटन एबे रिविजिटेड से ली गई हैं, या माइकल से, या फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, या द लाइम ट्री बावर माई प्रिजन? सो इसका सही आंसर है सी, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। ये जो पोएम है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, इसकी छोटी सी ब्रीफ मैं आपको दे देती हूँ। फ्रॉस्ट एट मिडनाइट इन्होंने लिखी है अपने खुद के चाइल्डहुड के बारे में, कि उन वो इतने लकी नहीं थे कि वो नेचर के बीच में रह के अपना बचपन बिताएं, बट वो प्रे कर रहे हैं इस पोएम में कि उनका जो बेटा है उसका बचपन एटलीस्ट जो है नेचर के बीच में रहे वो, और नेचर से इंस्पिरेशन ले, नेचर के बीच में अपना पूरा टाइम स्पेंड करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाफ सेंटेंस इन परचाज हिज पिलग्रिमेज ट्रिगर्ड ऑफ कुबला खान, whose work was परचाज his pilgrimage। सो जब एस टी कॉलरेज इसको लिख रहे थे तो एस टी कॉलरेज एक बुक पढ़ रहे थे जिसको पढ़ते पढ़ते वो सो गए थे, एंड उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने कुबला खान लिखी थी। सो परचाज हिज पिलग्रिमेज ही वो बुक है, एंड ये किसने लिखी है? हु इज द ऑथर ऑफ परचाज हिज पिलग्रिमेज? सो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सी, सैमुअल परचाज द लंदन पार्सन्स। ठीक है, तो द लंदन पार्सन्स, सैमुअल परचाज इसके ऑथर हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में भी। कॉलरिजेज द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर इज ए पोएम इन। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। बेसिकली एक बैलेड है। सो इसमें कितने पार्ट्स हैं? 8, 9, 7 और 6। सो आपको इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ के जाना है। इसमें 7 पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स में ये लिखी गई है। इसकी स्टोरी मैं आगे आपको बताऊंगी, और भी क्वेश्चंस इसमें से आए हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आए हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इमोर्टालिटी ओड। इमोर्टालिटी ओड की कुछ लाइन्स यहाँ पे हैं। देयर वॉज ए टाइम व्हेन मीडो, ग्रोव एंड स्ट्रीम, द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट टू मी डिड सीम apparelled in celestial light, द ग्लोरी एंड फ्रेशनेस ऑफ अ ड्रीम। ये जो लाइन्स हैं ये क्लोजली रिजेंबल कर रही हैं कॉलरिज की पोएम की लाइन से। देयर वॉज ए टाइम व्हेन अर्थ एंड सी and skies the bright green veil, and the forest dark recess, with all things lay before mine eyes in steady loveliness। सो ये जो लाइन्स हैं ये कौन सी पोएम से हैं, जो कि वर्ड्सवर्थ की इमोर्टैलिटी ओड से काफ़ी रिजेंबल करती हैं? सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, द मैड मंक। अब आपको इसके बारे में एक बात पता होनी चाहिए। एस टी कॉलरिज ने जब मैड मंक लिखी थी, मैड मंक से इंस्पायर होके विलियम वर्ड्सवर्थ ने इमोर्टैलिटी ओड लिखा था। ठीक है, इमोर्टैलिटी ओड की एक कॉपी उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने एस टी कॉलरिज को भेजी थी। एस टी कॉलरिज ने जब इस वर्क को पढ़ा तो वो इंस्पायर होके उन्होंने लिखा डिजेक्शन एंड ओड। तो इस तरह से ये डिपेंडेंट वर्क्स हैं तीनों। सबसे पहले मैड मंक लिखा गया था, फिर इमोर्टैलिटी ओड लिखा गया था, उसके बाद जो है डिजेक्शन एंड ओड लिखा था एस टी कॉलरिज ने। तो इस तरह से आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी आंसर करना आसान हो जाएगा अगर आपको उन चीज़ों का थोड़ा बहुत भी बैकग्राउंड पता होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय। सो किन चीज़ों से इन दोनों ऑथर्स की जो पोएम्स है वो इन्फ्लुएंस थी? द नेपोलिक वॉर्स, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन या पुअर लॉज। सो मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है या इस टाइम के काफ़ी पोइट्स हैं, उनकी पोइट्री के ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रेंच रेवोल्यूशन इस एज के बैकग्राउंड में चलता ही दिखाई देगा। उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया के ऊपर ही पड़ा था, और इंग्लैंड उससे कैसे अछूता रह सकता है, वो तो उसका पड़ोसी देश है। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन विल बी द आंसर। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर इज अबाउट। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर किसके बारे में है? ए पेरिलियस एडवेंचर इन द सी, या फिर द एक्सीडेंटल किलिंग ऑफ एन ऑक्टोपस, द कर्स ऑफ अ सी गॉड, या द गिल्ट एंड एक्सपायरेशन ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। सो पेरिलियस होता है खतरनाक एडवेंचर्स, सी के खतरनाक एडवेंचर्स के बारे में है, या एक ऑक्टोपस ने बहुत सारी जानें ले ली थी उसके बारे में है, या कर्स ऑफ सी गॉड के बारे में है, या फिर गिल्ट एंड एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब होता है यानी कि अगर आपने कोई गलती कर दी उसको ठीक करने की तरफ जो कदम आप उठाते हो, ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। सो इसका जो आंसर रहेगा डी रहेगा। एंशिएंट मैरिनर में एक मैरिनर है जो अपनी कहानी सुना रहा है कि किस तरह से उनके शिप को, जब वो समंदर में थे, एक यात्रा कर रहे थे, किस तरह से एक आर्बटनोज एल्बर्ट्रोज नाम का एक पक्षी जो है वो वहां पे आता है, एंड किस तरह से जो एंशिएंट मैरिनर है उसको मार देता है, एंड उसके बाद जो कर्स उनके शिप को लगता है वो रुक जाता है, स्टिल हो जाता है, लोगों के गले सूखने लगते हैं। सो इस तरह से इसकी कहानी है। तो ये उसकी गिल्ट कि उसने उस पक्षी को क्यों मारा, एंड उस गिल्ट को सुधारने के लिए उन लोगों ने क्या किया, किस तरह से उसका जो इम्पैक्ट पड़ा पूरे शिप के ऊपर, वो सारी चीज़ों की कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी गोस्टली सी कहानी है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। तो आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट वर्क है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्पररी ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। सो बेसिकली हमें रोमांटिक एज पूरा पढ़ के जाना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑथर्स जो हैं वो रोमांटिक एज में लिख रहे थे। रॉबर्ट साउदी, सर वॉल्टर स्कॉट, विलियम हैजलिट या एसी स्विनबर्न। सो रॉबर्ट साउदी तो मैंने आपको बताया ही लेक पोइट हैं, वॉल्टर स्कॉट भी इस टाइम पे लिख रहे थे, विलियम हैजलिट भी लिख रहे थे। आंसर रहेगा एसी स्विनबर्न। ये जो है हमें आगे आने वाली एजेस में मिलते हैं, मॉडर्न एज में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबला खान टेक्स एन एपिग्राफ फ्रॉम। सो ये क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के बार बार पूछ रहे हैं कि कुबला खान जो है वो कौन से वर्क से इंस्पायर्ड है, किस ऑथर के वर्क से इंस्पायर्ड है, या उसमें जो एपिग्राफ है वो कहाँ से लिया गया है। सो सीधा सा आंसर है इसका सैमुअल पर्चाज का जो वर्क है, पर्चाज हिज पिलग्रिमेज, वहां से इसका एपिग्राफ लिया गया है। एंड इसी बुक को पढ़ते पढ़ते जो ऑथर है उनकी आंख लग गई थी, इसी बुक से इंस्पायर होकर इन्होंने कुबला खान को लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार घुमा फिरा के एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वेस्ट नरेटिव। क्वेस्ट नरेटिव क्या होता है गाइस? क्वेस्ट नरेटिव होता है जिसमें कि जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, वो टायरलेसली मतलब बिना रुके अपने गोल की तरफ बढ़ता है, और उसके रास्ते में बहुत सारी अड़चने आती हैं जिसको वो दूर करता चलता है। सो क्वेस्ट नरेटिव कौन सा नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शैले का एलेस्टर, शैले पीबी शैले भी रोमांटिक एज में है, उन्होंने एलेस्टर लिखा है जो एक क्वेस्ट नरेटिव है। बायरन का मैनफ्रेड, ये भी एक जो है क्वेस्ट नरेटिव है। एंड सी है कॉलरिज का क्राइस्टबल, इसमें कोई क्वेस्ट नरेटिव नहीं है। इसमें जो क्राइस्टबल की कहानी है वो किसी भी जर्नी पर नहीं है, उसके घर में ही जेनाल्डिन नाम की एक लड़की आती है, एंड वो जो इंसिडेंसेस होते हैं उसी के ऊपर बेस्ड ये वर्क है। सो फोर्थ जो है किड्स एंडीम्यून, ये भी एक क्वेस्ट नरेटिव है। सो हमारा आंसर रहेगा सी। Who among the following romantic poets ended his life lauded and respected as the sage of Highgate? ये जो टाइटल है ये एक ऑथर को दिया गया है, द सेज ऑफ हाईगेट। ये आपको पता होना चाहिए। क्या ये विलियम ब्लेक हैं, एसटी कॉलरिज हैं, पीबी शाले हैं, या विलियम वर्ड्सवर्थ? सो इसका आंसर आपका रहेगा एसटी कॉलरिज। एसटी कॉलरिज को द सेज ऑफ हाईगेट के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट वर्क है विच रोमांटिक पोएट डिफाइंड अ स्लेव एज अ पर्सन परवर्टेड इनटू अ थिंग। स्लेव को एक चीज के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि उसको एक चीज की तरह बेच दिया जाता है। ये जो कमेंट है ये किसने किया है? ब्लेक ने, कॉलरिज ने, कीट्स ने या शैले ने? सो ये जो कमेंट है, ये जो फ्रेज है, ये बोला है एस.टी. कॉलरिज ने। एस.टी. कॉलरिज विल बी द आंसर। From among the following, identify Coleridge's companion in a fanciful scheme to establish a utopian community of free love on the banks of the सस्क्वेना रिवर। सो सस्क्वेना रिवर के ऊपर एक कम्युनिटी बनाने का सपना था एस.टी. कॉलरिज एंड दूसरे ऑथर को हमें पहचानना है इन चारों में से। और ये लोग एक सोसाइटी बनाना चाहते थे, एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहाँ पर जो है सबके लिए इक्वालिटी हो, एवरीबडी विल बी हैप्पी। मतलब एक आइडियल स्टेट, एक यूटोपियन स्टेट ये बनाना चाहते थे, जिसका नाम इन्होंने सोचा था पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय ऑल एंड गवर्नमेंट फॉर ऑल। सो कौन से ऑथर के साथ मिलके ये ऐसे सपने देख रहे थे? लॉर्ड बायरन, रॉबर्ट साउदी, विलियम हैजलिट एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। अगर आपने थोड़ी भी बायोग्राफी पे ध्यान दिया है एस.टी. कॉलरिज की तो आपको इसका आंसर आता होगा। इसका आंसर है रॉबर्ट साउदी। सो रॉबर्ट साउदी के साथ मिलके इन्होंने प्लान किया था कि हम दूर एक जगह ले लेंगे और वहां पे एक सोसाइटी एस्टेब्लिश करेंगे जहां पे अलग तरह के रूल्स होंगे। बट फिर इन्होंने, वो होता है ना कि यंग एज में बहुत बड़े बड़े सपने हम देखते हैं, बट कुछ सपने जो हैं वो पॉसिबल नहीं होते। सो बाद में इनको लगा कि बहुत खर्चा हो जाएगा, इतने पैसे हमारे पास नहीं है, सो दे ड्रॉप द प्लान। बट ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन हमें मिल सकता है। In the rhyme of the ancient mariner, what disaster befalls the ship and the crew? जब राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर की स्टोरी में जो एंशियंट मैरिनर है उसने उस एल्बर्ट्रोस को मार के फेंक दिया था, तो क्या हुआ था? क्या कर्स जो है वो उस शिप के लोगों को झेलना पड़ा था? द शिप इज कॉट इन आइस एंड ब्रेक्स इनटू पीसेस, अ फायर स्टॉर्म बैटर्स द शिप एंड ड्राउन्स इन द क्रू, slimy things with legs attack the ship and kill many of the crew, the ship is becalmed and the crew dies of thirst। सो क्या हुआ था? स्टोरी मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी सी ब्रीफ की थी पीछे। सो शिप जो है वो पीसेस में नहीं टूटा था, यानी वो नहीं ब्रेक हुआ था, ना ही जो है उस वो डूब गया था, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। ना ही कोई स्लिमे बर्ड्स या थिंग्स उन्होंने अटैक कर दिया था शिप के ऊपर, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। सो डी विल बी द आंसर। द शिप इज बी काम। बी काम मतलब हवा ना चलने की वजह से मूव नहीं हो पा रहा था, बी काम शांत हो गया था, एंड द क्रू डाइज ऑफ थर्स्ट। तो इस तरह का नजारा था उस शिप पे। स्टोरी पढ़ने में बहुत मजा आता है गाइस इसको पढ़ना, कि चारों तरफ आपके पानी है, बट आपके जो शिप का पानी है वो सारा सूख जाता है, एंड जो क्रू है, जो लोग उस शिप के ऊपर हैं, वो सब प्यास से मरने लगते हैं, थर्स्ट से मरने लगते हैं। सो दैट वाज द कर्स जो उस पक्षी को मारने की वजह से उनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुबला खान इज थॉट टू हैव बीन रिटन इन 1797 बट इट वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1816। सो ये भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया, 1816 में पब्लिश हुआ था। हु परसुएडेड कॉलरिज टू पब्लिश इट? पब्लिश करने के लिए कॉलरिज को किसने इंसिस्ट किया था दैट यू शुड पब्लिश दिस वर्क? क्योंकि ये वर्क जो है एक फ्रेगमेंटेड वर्क है, कंप्लीट वर्क नहीं है, इसीलिए कॉलरिज इसको पब्लिश नहीं कर रहे थे। तो इसको किसने परस्यू किया था, किसने इनको मनाया था ये वर्क को पब्लिश करने के लिए? वर्ड्सवर्थ ने, बायरन ने, कीट्स ने या वर्ड्सवर्थ की सिस्टर डॉरोथी ने? सो इनको मनाया था आपका बायरन ने। ठीक है, लॉर्ड बायरन ने इनको इंसिस्ट किया था कि आपको ये वर्क जो है पब्लिश करना चाहिए, इट्स अ गुड वर्क। नेक्स्ट है जी मैच द वर्क विद द ऑथर। ये तो बहुत ही आसान भी है क्वेश्चन, और इसमें फ्री के नंबर भी होते हैं। अगर आपको एक या दो वर्क्स भी याद हैं ऑथर्स के तो भी आप इसको इजीली मैच कर लोगे, बट ये सारे वर्क्स आपको करके जाने हैं क्योंकि ये चारों ही ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो द एक्सकर्शन, क्राइस्टबल, मिल्टन एंड क्वीन मोब।
ये चारों जो हैं हम इसको मैच करते हैं। जो एक्सकर्शन है वो लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, सो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ उसको मैच करेंगे। क्राइस्टेबल के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया था, वो लिखा है एस टी कॉलरिज ने। एंड मिल्टन जो वर्क है, देखो एक तो लंदन 1802 जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, जिसमें मिल्टन के बारे में है, एक सोनेट है, बट यहाँ पे मिल्टन टाइटल है। मिल्टन जो है वो लिखा है पीबी शाले ने। एंड क्वीन मोब जो है वो लिखा है विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक को भी हम आगे पढ़ेंगे। सो इस तरह से मैच करना है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस के हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। Which character created by Coleridge makes the following account of her harrowing experience? Five warriors seized my yestermorn, me, even me, a maid forlorn. They choked my cries with force and fright and tied me on a palfrey white. सो ये जो लाइंस हैं, ये जो कोटेशन है, ये कहाँ से आई है, किसने बोली है? जेराल्डिन ने बोली है, या क्राइस्टेबल, या क्राइस्टेबल की मदर, या फिर द मेड हु अपीयर्ड इन क्राइस्टेबल्स ड्रीम? किसने ये लाइंस बोली हैं? सो अगर इन लाइंस को देखें, दे चॉक्ड माई क्राइज विद फोर्स एंड फ्राइट। सो अगर आपको कहानी थोड़ी भी याद है, जो जेराल्डिन है वो क्राइस्टेबल के पास डरी हुई सहमी हुई आती है, एंड वो ये लाइंस बोलती है। वो कहते हैं कि कुछ लोगों ने मेरा जो गला है वो चॉक कर दिया था, दे वॉन्टेड टू रेप हर, जिसकी वजह से उन्होंने इसको पकड़ लिया था फोर्सफुली, एंड दे ट्राइड टू रेप हर, बट वो बहुत चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रही थी और वो वहां से भाग आती है। सो अगर हमने स्टोरी पढ़ी होती है तो हम कहीं ना कहीं लाइंस का भी आइडिया लगा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारी पोइट्रीज के सारे टेक्स्ट पढ़ के जाएंगे, बट हमें समरीज पढ़नी है। समरीज पढ़ने से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ये किसने बोली हो सकती है, ठीक है। सो जेराल्डिन विल बी द आंसर for 16th question. 17th question है S.T. Coleridge's Dejection and Ode opens with an epigraph which is a reference to a ballad. Identify the ballad. So Dejection and Ode जो है वो एक एपिग्राफ से ओपन होता है, एंड वो एक बैलेड से रेफरेंस लिया गया है। तो वो कौन सा बैलेड है? आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बैलेड ऑफ द गुडली फेयर, ला बैले डैम सैंस मर्सी, बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस, या बैलेड ऑफ द गिबेट। सो ऐसे क्वेश्चंस को हम जब किसी भी वर्क का बैकग्राउंड पढ़ते हैं तभी हमें ऐसे क्वेश्चंस का आंसर मिल सकता है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज द कैरेक्टर एरियल एक्सक्लूडेड? यानी कि ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें एरियल जो है अपीयर नहीं होता? द टेम्पेस्ट लिखी थी विलियम वर्ड्स शेक्सपियर ने। शेक्सपियर का है द टेम्पेस्ट। सो टेम्पेस्ट में भी जो है एरियल आता है। पैराडाइज लॉस्ट में भी है। द रेप ऑफ द लॉक में भी एरियल आता है। वो सारी जो सिल्फ्स एंड निम्स है उनका हेड है, लीडर है। सो डी विल बी द आंसर। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में जो है एरियल अपीयर नहीं होता। 19th क्वेश्चन है एज मेंशन्ड इन माय फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट्स विच पोएट डज विलियम हैजलिट describe as the only person I ever knew who answered the idea of man of genius? So ये बहुत ही तारीफ की गई है जिसके भी बारे में लिखा गया है विलियम हैजलिट ने। विलियम हैजलिट कहते हैं कि मेरी फर्स्ट एक्वेंटेंस थी जब पोएट्स के साथ, तो मुझे एक ऐसा पर्सन मिला, ओनली पर्सन आई एवर न्यू हु आंसर्ड द आइडिया ऑफ ए मैन ऑफ जीनियस। तो जो एक मैन ऑफ जीनियस है, ऐसा बंदा कौन है? कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, बायरन और शैली। सो इसका आंसर है कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज के बारे में जो है विलियम हैजलिट ने ये लिखा था। सो लेक पोएट्स उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर थे, एंड लोग उनके बारे में पढ़ा करते थे, उनकी पोएट्रीज को अप्रिशिएट किया करते थे। एस.टी. कॉलरिज इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो ये एस.टी. कॉलरिज के लिए विलियम हैजलिट ने लिखा है। We receive but what we give. This is a line from. We receive but what we give. तो हम जो किसी को देते हैं वही चीज हम रिसीव करते हैं। ये जो लाइन है ये कहाँ से आई है? ये आई है डिजेक्शन एंड ओड। डिजेक्शन एंड ओड से ये कोटेशन है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिजेक्शन एंड ओड वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में डिजेक्शन एंड ओड जो है वो पब्लिश हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका रट्टा लगा लो, 1798, 1802 या 1815 या 1817। सो डिजेक्शन एंड ओड पब्लिश हुआ था 1802। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड कॉलरिज ए डैमेज्ड आर्कएंजल, कॉलरिज को डैमेज्ड आर्कएंजल किसने कहा है, तो ये कोई बहुत अच्छा कमेंट नहीं है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, हैजलिट ने कहा है, या लैम ने कहा है, या शाली। सो क्रिटिकल कमेंट्स हमेशा ऑथर के पढ़ के जाना, क्योंकि क्रिटिकल कमेंट्स में से एक आध क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ लेते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि उनका वर्क्स की स्टोरीज या समरीज में से कोई लेना देना नहीं होता। सो ये चार्ल्स लैम ने बोला है, सी विल बी द आंसर, चार्ल्स लैम। डिजेक्शन एंड ओड इज रिटन ऑन द थीम ऑफ, डिजेक्शन एंड ओड किस थीम पर लिखा गया है, ब्रोकन फ्रेंडशिप, अनहैप्पी मैरिज, इनएबिलिटी टू बियर डिफीट, या फिर लॉस ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन, किस चीज को जो है लोगों को वो बताना चाहते हैं इसके थ्रू। सो इसका आंसर रहेगा डी, लॉस ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन। कि जो लोग हैं वैसे भी एसटी कॉलरिज अपनी फैंसी एंड इमेजिनेशन के लिए माने जाते हैं, क्रिटिसिज्म के सेक्शन में हम फैंसी एंड इमेजिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। सो लॉस ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन, उनका ये मानना है कि आजकल के जो पोइट्स हैं उनके अंदर वो जो पोइटिक इमेजिनेशन है वो खत्म होती जा रही है, एंड उसको कैसे वापस लाया जा सकता है वो सारा उन्होंने अपने क्रिटिकल वर्क्स में बताया है। Which of the following can be regarded as a feature of the poem, The Rime of Ancient Mariner? So, Rime of Ancient Mariner में कौन कौन सा फीचर है, हमने अभी थोड़ी सी समरीज की पीछे डिस्कस की थी कहानी। ऑब्सक्योर सिंबलिज्म, बैलेड स्टाइल, गॉथिसिज्म, या ऑल ऑफ दीज। सो ऑब्सक्योर सिंबल्स तो इसमें हैं ही, ऑब्सक्योर जो नॉर्मल ना हो, सिंबलाइजेशन है, जैसे जब एल्बर्ट रोज को मर जाता है तो जो क्रू के लोग हैं वो उसको उसके गले में डाल देते हैं ऑथर उसके एंशिएंट मैरिनर के। सो इस तरह के बहुत सारे ऑब्सक्योर सिंबल्स इसमें हैं। बैलेड स्टाइल भी है, ये अपने आप में एक बैलेड है, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। गॉथिक, गॉथिक क्या होता है, जिसमें भूत या इस तरह की सस्पेंस वाली चीजें हों, गोस्टली चीजें हों, उसको हम कहते हैं गॉथिक। सो गॉथिसिज्म भी है, तो इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज। इन कुबला खान एल्फ इज ए, एल्फ क्या है, कुबला खान में एल्फ क्या है, किसी इंसान का नाम है, या किसी जगह का नाम है, या माउंटेन है, ठीक है, रिवर है, प्लेजर डोम है, माउंटेन है, या फाउंटेन है। सो एल्फ जो है उसमें एक रिवर है, एल्फ रिवर। कुबला खान की भी बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है बट अधूरी है। वट डज द एब्सीनियन मेड डू इन कुबला खान, कुबला खान में जो एब्सीनियन मेड है वो क्या करती है, वेल टू हर डिमोन लवर, या प्रोफेसिस वॉर, वॉर के बारे में प्रोफेसी करती है, बिल्ड अ डोम इन द एयर, या फिर सिंग ऑफ माउंट एबोरा, क्या करती है वो, सिंग ऑफ माउंट एबोरा। डी विल बी द आंसर, वो माउंट एबोरा के बारे में गाती है। 27th क्वेश्चन है डिजेक्शन एंड ओड वॉज ए रिप्लाई टू, अभी मैंने आपको इसकी पूरी सीरीज बताई थी, सबसे पहले लिखा गया था आपका मैड मंक, फिर इमोर्टैलिटी ओड, फिर डिजेक्शन एंड ओड। सो डिजेक्शन एंड ओड किसका आंसर हो सकता है, इमोर्टैलिटी ओड, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द प्रिलूड, नन ऑफ दीज। सो अगर आपको ये सीरीज पता है तो आपको आंसर भी पता चल जाएगा, ए विल बी द आंसर, इमोर्टैलिटी ओड के आंसर में डिजेक्शन एंड ओड लिखा गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इन पोएम्स लाइक डिजेक्शन एंड ऑड, फ्रोस्ट एट मिडनाइट, द नाइटिंगेल एंड हाँ नाइटिंगेल, कॉलरिज पोजिट्स दैट, कॉलरिज क्या थीम इन तीनों जो वर्क्स हैं इनके थ्रू देना चाहते हैं, ह्यूमन फीलिंग्स एंड द फॉर्म्स ऑफ नेचर आर एसेंशियली द सेम, ह्यूमन किलिंग एंड द फॉर्म्स ऑफ नेचर आर एसेंशियली सेपरेट, चिल्ड्रन एंड सुपीरियर, चिल्ड्रन एंड सुपीरियर टू एडल्ट्स, चिल्ड्रंस आर आएगा, चिल्ड्रन आर आएगा, नन ऑफ दीज। सो व्हाट विल बी द आंसर, क्या आंसर रहेगा, आप मुझे इसके बारे में बताइए।
इसका जो आंसर है, इसका आंसर रहेगा ए, ह्यूमन फीलिंग्स एंड द फॉर्म्स ऑफ नेचर आर असेंशियली द सेम। सो एस.टी. कॉलरिज, जैसा कि फ्रॉस्ट एट मिडनाइट के बारे में मैंने आपको बताया था, नाइटिंगेल में भी नाइटिंगेल का डिस्क्रिप्शन उन्होंने इसी तरह से दिया है कि जो ह्यूमन नेचर है और जो एक्चुअल नेचर है, ह्यूमन फीलिंग्स हैं, वो दोनों सेम हैं, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो है एस.टी. कॉलरिज का रिवीजन खत्म होता है। आपको ये एनालाइज करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चंस आपको आसान लगे, कितने क्वेश्चंस आपको मुश्किल लगे तो आपको उसके ऊपर काम करना होगा, उस एरिया में ज़्यादा मेहनत करनी होगी। एंड आपको कोई भी हेल्प हमारे तरफ से चाहिए तो आप बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको सच में ये हेल्पफुल लग रही है, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर सच मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच वंस अगेन।